दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चलता रहता है तो उसके हाव भाव अपने आप ही चेहरे पर आ जाते हैं। अगर खुशियां हैं तो स्माइल आ जाती है और अगर दुख होते हैं तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। लेकिन उन आंसुओं को निकालना, एक रोल करके दिखाना, एक डायलॉग मिल जाना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना, तो ये सब तो बड़ी ही मेहनत का काम लगता है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो सोचते हैं कि क्या हम बनने वाले हैं और क्या हम करने वाले हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ सपने भी शायद बदल जाते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हुनरबाज सुनील सारस्वत जी से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ शर्मिला और ये लाइव प्रोग्राम है। 11:02 हो चुके हैं। आज है 25 जून 2026 और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में है ममता करवाल जी। तो ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो दोस्तों को थोड़ा सा ममता जी के बारे में भी बता देते हैं। सनसिल्क फाउंडेशन प्रोजेक्ट बगिया में को फाउंडर हैं ममता जी। और ममता जी 18 साल से समाज सेवा कर रही हैं और वैसे 2-3 प्रोग्राम आप सुन चुके हैं ममता जी के, जो कि बगिया के बारे में भी बताया है और कई हुनरबाज को भी ममता जी लेकर आई हैं। तो आज एक नए हुनरबाज के साथ में हम हाजिर हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील सारस्वत जी गुड़गांव की आवाज़ पे। थैंक यू शर्मिला जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं। मैं सुनील जी के बारे में आप सब सुनने वालों के लिए 2 लाइनें जो मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। सपनों को मेहनत की रोशनी से सच करने वाले कलाकार ही दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आज हमारे साथ हिसार के ऐसे ही एक प्रतिभाशाली अभिनेता मौजूद हैं। सुनील जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू ममता जी, बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली आपने मेरे लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मुझे आपके इस शो के लायक समझने के लिए। नहीं, हमारा भी बहुत इस दिल में आपके लिए जो है ना स्वागत करने के लिए और आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए, रेडियो के साथ जुड़ने के लिए हम भी बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए। शुरुआत करते हैं सुनील जी। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा के साथ साथ आपने हॉकी को एज ए प्लेयर अपनी जर्नी में चुना, फिर सडनली आपका एज ए एक्टर ये जर्नी किस तरह से शुरू हुई? ममता जी, रिसर्च बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, मैं हॉकी खेलता था बचपन में, मतलब 7th-8 से मैंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया था और थिएटर का और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं था। स्पोर्ट्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था बचपन से। और 9, 10, 11th के अंदर जाकर जब मैं 11th में पहुंचा तो कोई ऐसे ही पड़ोसी मुझे एक प्ले दिखाने लेके गया हिसार में। अच्छा जी। और तब तक मेरा हॉकी ही जुनून था, कोई मेरा ऐसा कुछ थिएटर को लेके बिल्कुल था भी नहीं। तो मैंने वो प्ले देखा और प्ले का नाम आज भी मुझे याद है, संध्या छाया उसका नाम था। तो उसमें जो एक्टर थे वो बहुत ही ओल्ड एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, बहुत बुजुर्ग आदमी का जी। और जब प्ले खत्म हुआ तो मैंने उनको देखा, वो बहुत ही यंग थे जी। और जब मतलब उन्होंने मेकअप वगैरह रिमूव किया तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक ऐसा जादू जैसा था कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब कोई आदमी बिल्कुल यंग है और वो सडनली स्टेज पे कुछ और है और पीछे कुछ और है। उस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैंने ऐसे ही मस्ती में कहा मेरे दोस्त को जो लेके गया था, यार मुझे भी करना है ये। तो उसने कहा कि अभी ये लोग नया प्ले शुरू कर रहे हैं, जिस लाहौर नहीं देखा जन्मयानी, तो उसमें कुछ एक्टर चाहिए, तू आ जा। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं। कहते आ जा, कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही शुरुआत हो गई और वहां से थिएटर करना शुरू किया। बट ऐसा कोई जुनून नहीं था, मतलब उसमें शुरुआती में तो ये होता है कि हम वो बचपना ही होता है कि हाँ ठीक है, मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं। और हॉकी भी साथ में चल रहा था जी। लेकिन +1 +2 मैंने 2 साल लोकल ग्रुप उसके साथ काम किया। मेरे गुरु का नाम है उनका गुलशन भूटानी जी, हिसार के ही है वो, उनके ग्रुप में काम किया। देन वहां से मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज में भी मुझे वही डायरेक्ट करने आते थे और कॉलेज में भी जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्टेज पे। वहां से 3 साल मैंने पार्टिसिपेट किया और वहां से फिर मेरा धीरे धीरे हॉकी छूटता चला गया, बिकॉज 2 चीजें मैं पैरेलली लेके नहीं चल पा रहा था, फिर स्टडी भी थी जी। तो। और हॉकी में मुझे नजर आ रहा था कि ये टीम गेम है और टीम ऐसा कुछ
आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ओके। तो मुझे एक डिसीजन लेना था कि यार या तो वो या ये। तो मुझे ज्यादा मजा इसमें आ रहा था। तो फाइनल ईयर में आके मैंने एक प्ले किया चलता हुआ रथ, और उसमें काफी अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट एक्टर भी मिले, और हम काफी आगे भी गए। और उसमें भी मैंने एक बहुत ओल्ड एज बाबा करके एक कैरेक्टर था, वो प्ले किया। तो सारा कॉलेज मुझे बाबा बाबा ही बुलाता था। अच्छा। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि यस, ये कुछ जर्नी है जहाँ कुछ आप अचीव कर सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आप हैं वो ना रहकर आप कुछ और बन सकते हैं। जी। तो वहां से जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे इसको मेरा एजुकेशन के पर्पज से परस्यू करना चाहिए। फिर मैं चंडीगढ़ गया, वहां से मैंने इंडियन थिएटर से मास्टर्स की। तो ऐसा कुछ शुरुआती का। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और सुनील जी हमारे साथ में हैं। हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप सुनील सारस्वत जी से कुछ बात करना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। और ये लाइव प्रोग्राम है, तो जुड़िए और बात कीजिएगा अभी सुनील जी से। सुनील जी, जैसे आपने बताया कि हॉकी का खेल भी साथ में, और नाटक की प्रैक्टिस, जो रोल करना है वो भी, और पढ़ाई भी, तो तीनों चीज़ों के लिए समय कैसे निकालते थे, और कैसे आपने सोचा कि मतलब ये सब मैं एक साथ संभाल लूँगा? और क्या परिवार वालों ने कुछ नहीं बोला कि क्या, कहाँ आप पढ़ाई हॉकी के साथ में, कहाँ आप एक्टिंग बाजी में चले गए? फैमिली की एक तो मैं छोटा हूँ घर में, बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, और फिर मैं तीसरे नंबर पे हूँ जी। तो छोटे का तो वैसे ही आपको पता है अलग ही रहता है, लाडनाज जी। तो वो मतलब पापा मम्मा की तरफ से कभी ये आया नहीं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसेंट था मैं हर चीज में ना, कोई फालतू की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती थी। अगर हॉकी भी खेलता था तो उनको रिजल्ट देता था। अच्छा। जब भी वो मतलब ग्राउंड पे देखते थे तो अच्छा लगता था, हाँ ये परफॉर्म अच्छा करता है। और कभी एग्जाम में भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत पढ़ाकू नहीं था, बट ठीक ठाक नंबर आ जाते थे तो अपना काम चल जाता था जी। और उनकी तरफ से ऐसा कभी मुझे प्रेशर नहीं आया। उन बस मतलब जाने अनजाने में ही नहीं आया, पता नहीं उनको भी कोई ऐसी वो नहीं था। आज के पेरेंट्स बहुत अवेयर है, बट मेरे फादर साहब के पास तो टाइम ही नहीं था, और उनकी तरफ से कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है जी। तो और दूसरा मैनेज की बात, एक टाइम तक मैनेज किया, वही कि फर्स्ट ईयर तक मैंने हॉकी और ये बहुत मैनेज किया, बट वो टाइमिंग के बहुत इश्यू आ रहे थे। जैसे कि मॉर्निंग में 5 बजे मैं हॉकी खेलने चल जाता था प्रैक्टिस पे, फिर इवनिंग में थिएटर करता था, दिन में स्कूल या कॉलेज चल रहा था। तो वो चीजें करते करते एक सर्टेन पॉइंट के बाद सैचुरेशन जब आया, मुझे लगा कि नहीं यार, तीनों चीज मैनेज होना बहुत मुश्किल है और आपको एक ही चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा। और परफेक्शन तो देखो कभी नहीं आती, हम लगे रहते हैं, बट फिर भी ये एक मेरे माइंड में आया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके कि यू हैव टू टेक डिसीजन, अदरवाइज ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया, और जब भी वो मेरे प्ले देखते थे तो अच्छा लगता था उन्हें कि हाँ ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, एटलीस्ट कोई गलत संगति में नहीं है, लिटरेचर के करीब है, पढ़ता रहता है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से बताया आपने सुनील जी। और यहाँ पे राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और था कि जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन कि मेरे को ये छोड़ के और मेरे को ये अपनाना है ना, तो किसी से राय नहीं ली, मम्मी पापा से, परिवार वालों से, या अपने गुरु से कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्या ये सही होगा, या अपने आप ही आपने चुन लिया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये ही करना है? क्या हुआ था उस टाइम पे? आप बहुत छोटे होते हो, हार्डली मतलब 19-20 साल के होते हो। छोटे इन द सेंस कि हमारी जनरेशन तो वैसे भी उतनी मैच्योर नहीं थी जितनी आज की जनरेशन मैच्योर है। उनके पास दुनिया जहान के ऑप्शंस है, दुनिया जहान की चीजें अवेलेबल है जहां से वो चीजें जान सकते हैं। लेकिन हमारे पास खुद के मतलब ऐसी पेरेंटिंग भी वैसे वाली नहीं थी कि हर बात मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। पापा काम पे है और माँ अपने घर पे है, और माँ की भी अब अलग दुनिया चल रही है, क्योंकि उन्होंने भी, मेरी माँ भैंस वगैरह रखती थी, तो वो उनका अलग काम चलते थे, दिन रात के घर को संभालना ये वो। तो ये मेरा खुद का ही डिसीजन था, और इसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील भी मतलब एक कुछ दिन रहा,
क्योंकि मेरे साथ हो ये रहा था कि हॉकी में हमारी टीम बेहतर नहीं कर पा रही थी। जी जी तो मुझे ये था कि रादर देन मैं कहीं किसी क्लब को ज्वाइन करूं, साई वगैरह सिरसा में जो है, वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से कॉलेज छोड़ के, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, और मैं कहीं जाकर हॉकी खेलना शुरू कर दूं और सिर्फ हॉकी ही खेलूं। जी तो वो बात कहने की ना हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि मैं ये सब डिसीजन लूं। जी तो मुझे लगा कि मैं यहाँ इंडिविजुअल कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और टीम आगे बढ़ नहीं रही है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहां से मैं खुद पे काम कर सकूं। जी तो वो डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होता है, बट आप ना यंग होते हैं तो बहुत सारी चीजें करते चले जाते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, कभी कुछ खेलते हैं, और एक एंड में जाके कोई डिसीजन या तो आप लेते हैं, भगवान करता है, आई डोंट नो, कुछ तो होता है। वो कह लीजिए कि हालात वैसे ही जुड़ते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। हाँ, वो होता चला जाता है, बस समीकरण जुड़ते चले जाते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी जी नमस्कार शर्मिला जी, और सुनील सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते राजकुमार जी। ममता जी को भी नमस्कार है जी मेरा। नमस्कार राजकुमार जी, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया है। आप गुड़गांव की आवाज पे कोई न कोई हुनरबाज और एक शख्सियत को लेके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। आप सबका आशीर्वाद है जी। बताइए आपका सवाल। जी तो सर फिल्मों में कैसे गए आप, किसकी सहायता मिली, परिवार ने साथ दिया, या कहते इंटरव्यू सुनते हैं भाई मैं वहाँ स्टेशन पर सो रहा था, वहाँ पे स्टूडियो में चला गया, उनसे मिल लिया, तो आपका स्ट्रगल कैसे हुआ सर वहाँ जाने का? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ थिएटर पढ़ाया जाता है, एक्टिंग पढ़ाई जाती है, जी। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ जिसका जी। नाम है इंडियन थिएटर। जी वहाँ के फर्स्ट बैच के अनुपम खेर, किरण खेर, यशपाल शर्मा, पंकज बैरी, काफी एक्टर्स वहाँ से पास आउट है। जी सो मैं वहाँ से 2006 to 8 वहीं था, 2 साल स्टडी की, और वहाँ रहते रहते ही मुझे फिल्म मिली देवडी। अच्छा अनुराग कश्यप की डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो पहली फिल्म थी, ब्लैक फ्राइडे तब तक रिलीज नहीं हुई थी। तो अच्छा देवडी मुझे फिल्म मिली, और वो फिल्म मैंने स्टडी के दौरान ही वहां पर की, और वो करने के बाद मैं हिसार चला गया, और मुझे थिएटर ही करना था, किसी स्कूल में ड्रामा टीचर लगना था, बस यही मेरा जिंदगी का टारगेट था, अच्छा और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था, जी जी मुझे थिएटर ही करना था। हम्म, लेकिन उसके बाद क्या हुआ राजकुमार जी, मेरे साथ 2 दोस्त थे, चंडीगढ़ में पढ़ते थे, हम थिएटर पढ़ते थे, एक्टिंग पढ़ते थे। उनका एक दिन फोन आया, यार हम मुंबई जा रहे हैं और तू चलेगा क्या? अच्छा तो मैंने कहा यार हाँ, सडनली फोन आया, मैंने जी। कहा यार अपना उधर कोई है तो नहीं? कहते यार हम है ना, हम 2-3 दोस्त हैं, बात खत्म। जी तो कहते हैं हम जाते हैं और प्लान करते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, तू आ जा। तो मैंने कहा चलो तुम पहुंचो और कुछ कैसे रहता है मुझे बताना। तो वो लोग यहाँ पर आ गए, 1.5 महीना लगा, उन्होंने रूम ढूंढा, और यहाँ पे एक अंधेरी वेस्ट में 4 बंगलों में RTO करके एक जगह है, जी वहाँ पे उन्होंने रूम ढूंढा और मुझे कॉल कर दिया कि भाई हमने रूम देख लिया है और तेरा खर्चा पानी जो भी है बता दिया उन्होंने। तो मैं 2-3 महीने बाद आया था और उनको पैसे वैसे भेजता रहा जो भी मेरे हिस्से आया। जी तो फिर 2-3 महीने इसलिए लगे कि अब मैं घर पे कैसे बात करूं, हाँ जी मतलब पैसे भी मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद की मेरी, जी वही देता रहा, तो मैं उनको भेजता रहा। तो पापा को कैसे बोलूं कि जाना है जाना है जाना है। तो मेरे जिया जी घर में जी जाऊंगी तो बहुत चलती है तो मैंने जिया जी से रिक्वेस्ट की जी कि जिया जी अब मैंने स्टडी की है इस चीज में और ये चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जी एक बार मुझे जाने दो, लेट मी ट्राई, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। जी तो उन्होंने पापा से बात की कि इसको जाने दो ना, मतलब ट्राई तो करने दो एटलीस्ट, जी क्या हो जाएगा, मतलब कुछ एक्सपीरियंस लेके वापस आ जाएगा। जी और सबके लिए यही था कि वापस आ जाएगा, वो जी। यही होता है। हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई भेज देते हैं, कोई बात नहीं। और मैं एक्चुअली 2-3 साल से बाहर रह रहा था चंडीगढ़, जी तो बाहर रहने के एक्सपीरियंसेस मेरे थे और कभी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई थी। जी तो ये मेरे माँ बाबू जी को था कि ये सिंसियर है, इसकी कंप्लेन कभी नहीं आएगी, तो इसको भेज सकते हैं हम कहीं पे भी। वो एक सबसे जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए, जी यार बच्चा भेज रहे हैं, कोई मतलब वो ठीक ठाक रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए मेरे बाबूजी क्लियर थे कि यार ये मतलब कभी कंप्लेन नहीं आएगी, तो उसको भेज दो। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं मुंबई आया। हमारे उधर हरियाणा में हिसार में अच्छे खासे घर होते हैं, हमारा भी 200 गज का घर है, ठीक ठाक घर है। जी तो मेरे पापा ने ठीक ठाक हमें सारी अच्छी जिंदगी दी। जी और जैसे ही मैं यहाँ आया और मैं जिस रूम में घुसा, जी ममता जी मैं बता नहीं सकता, बैग रखते ही मैं रोने लगा। जी
बहुत रोया मैं, क्योंकि वो रूम हार्डली 8x6 का होगा, मतलब कुछ साइज ही नहीं था उस रूम का। बिल्कुल बिल्कुल, बॉम्बे सारा ऐसा ही है। जी हमने ये हाँ, एक्सपीरियंस मतलब किया नहीं, हुआ वो बहुत छोटा था, जी वो बहुत ही छोटा था, और क्योंकि उसका Exactly. रेंट बहुत कम था, 6,000 रुपये रेंट था उस वक्त। समझ तो हम 3 लोग थे, 2,000 रुपये रेंट आ रहा था, जी और उसमें भी ये था कि हमने एक और बंदा रखा हुआ था, जी तो हम 4 हो गए। तो Absolutely. जब मैं घुसा और मैं बहुत देर तक, तो वो दोनों दोस्त थे, और एक तो अभी बहुत फेमस है जिसका नाम अंजुम बत्रा है, मामला लीगल में जो सरदार जी बने, मिंटू जी, जी। वो Nice. हाँ, यस यस। तो हम दोनों की जर्नी वैसे ही साथ ही शुरू हुई, हॉस्टल में भी साथ थे, क्या वो बात साथ था, मस्ती करने लग गए, अरे यार कुछ नहीं, आप आए ना, तेरे को रूम से क्या लेना देना है, ये है वो है, जी, क्योंकि हम सब अच्छा खासा पीछे छोड़ के आए थे। करेक्ट। तो और ये कभी नहीं बताया घर वालों को कि इस तरह की कोई सिचुएशन में रह रहे हैं, राइट। और वहाँ सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, इससे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सुनील जी। जैसे अब आपका ये सफ़र रहा, बॉलीवुड का शुरुआती सफ़र बड़ा संघर्ष वाला था। कई बारी इंसान के कुछ एक्सपीरियंस खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, राइट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली चलती चली जाएं। शुरुआत में जैसे आपने बोला एक स्ट्रगल ये कि हाँ कमरा छोटा था, बिकॉज हम लोग बहुत जब साउंड फैमिली से आते हैं, अच्छे घरों से आते हैं, तो वो स्पेस का क्रंच हर कोई फेस करता है, और नॉर्मली यही होता है। और ख़ास तौर पे अगर कोई घर का छोटा बच्चा हो जिसको बड़े लाड प्यार से रखा हो, पैम्पर्ड चाइल्ड हो, और फिर वो एक छोटे से कमरे में जाके एडजस्ट करता है, तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा आपको बॉलीवुड ने कैसे स्वीकार किया? आपको फर्स्ट टाइम जब आप मिले होंगे, अपने अभिनय के लिए किसी को अप्रोच किया होगा आपने, और आपको लगा होगा कि मैं इस इंडस्ट्री में अब मेरा ये पहला कदम है, या मैं आज इनसे जाकर मैं बात कर रहा हूँ, या फला डायरेक्टर हैं या ये प्रोड्यूसर हैं, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं या किसी के थ्रू जा रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे भी आपको इस तरह का कुछ संघर्ष हुआ कि आपको अपने बारे में बताना, या इंस्टेंट उन्होंने नहीं सुना, या कुछ आपको किसी से नेगेटिव वाइब आई, या किसी के साथ आपको लगा कि हाँ इन्होंने मुझे छट से अपना लिया, इस तरह के कुछ अगर आपको इंसिडेंट याद है तो प्लीज साझा कीजिए हमारे साथ। पहले तो 1 साल तक कोई काम नहीं मिला, पूरा 1 साल जी पूरा 1 साल एवरी डे हमारा एक ही जॉब था, उठो 12 बजे निकलो रेडी होके, क्योंकि 11-12 बजे से पहले इधर कुछ शुरू नहीं होता है जी एक्टिंग से रिलेटेड। जी और हम तीनों दोस्त ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, तो हमारे पास कुछ ना फोटोज होती थी, जी और उन फोटोज के पीछे हम अपना ये लिखते थे, नेम, एज, हाइट, और वो सब चीजें करते थे कि एक्सपीरियंस। जी और हम हर ऑफिस में जाके, ये हमारा डेली का था, एवरी डे, ऐसा कोई दिन नहीं। और उसमें मतलब वहां तक पहुंचना कि कोई हमें एक बार ऑडिशन कर ले, बस जी वो भी नहीं हो पाता था। सिर्फ फोटो ले लेते थे, बताते हैं, यही चलता रहता था। जी तो एक बंदा था जो हमेशा कहते था बताते हैं, एक कास्टिंग वाला। जी अच्छा जी तो और हम, वो क्या कहता था, वो कभी भी ना मना नहीं करता था, वो कहता था 10 दिन बाद आ जाना। जी तो हम डेट लिख लेते थे डायरी में कि यार 10 दिन बाद जाना है इसके पास। अच्छा जी हम 10 दिन बाद पहुंच जाते थे, फिर वो 15 दिन और वो 20 दिन, वो जब जैसे जैसे जो डेज बोलता था ना, हम चले जाते थे। 1 साल निकल गया, उसने ऑडिशन तक भी नहीं किया, और हमने इतनी बार बोला कि यार एटलीस्ट आप देख तो लो हम क्या है, मतलब हम ट्रेन एक्टर है यार, सब कुछ एटलीस्ट देख लो, रोल में फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेके रख लो, आगे काम आ जाएगा। जी नहीं, कभी नहीं किया उसने। 1 साल के बाद डिसाइड किया कि अब इसके पास कभी नहीं जाएंगे, ये डिसाइड किया, बहुत हो गया, अब इसके पास तो कभी नहीं जाएंगे। ओके और मैं उसी के अपोजिट बताता हूँ। अभी पीछे मैंने एक शो किया रणनीति, जी अच्छा जी और जिस ऑफिस में हम जाते थे, जी 15 साल बाद उस ऑफिस से मुझे कॉल आया। 15 साल लग गए जर्नी को, जी और मैं हिसार में था। सर एक शो है और आप फाइनल है, एक टेस्ट करके भेज दीजिए, छोटा सा। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, कहते घर से ही भेज दीजिए सर। मैंने घर से भेजा, हाँ, और 1 घंटे बाद कॉल आ गया कि सर आप फाइनल है, परसों कश्मीर जाना है। मैंने कहा मैं तो हिसार हूँ। कहते सर वो सब हो जाएगा, टिकट सब हो जाएगा, बस आप किसी तरह ऑफिस पहुंचो। मैं नेक्स्ट डे इधर मुंबई ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के उन्होंने मेरा सारा, वही ऑफिस जहाँ 1 साल तक हम कभी, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा कि हम ना गए हो। जी तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और बहुत है, एक नहीं है।
और ऐसे ही बहुत लोग अच्छे भी मिले। जैसे मैंने मेरा ज्यादातर समय शुरुआती जो हमने सर्वाइव किया मुंबई में, सर्वाइव कर पाए जिसकी वजह से हो रहा क्राइम पेट्रोल। जी जी क्राइम पेट्रोल में उन्होंने हम जाते थे ऑडिशन के लिए, तो उन्होंने जाते ही ऑडिशन किया और ऑडिशन करके रख लिया, कुछ आएगा तो बताएंगे। तो जी। क्राइम और उस पेट्रोल वही आएगा- ड्यूरेशन था जिस पूरे साल में आप वहां बार बार जाते थे, उस पे मतलब साइड बाय साइड क्राइम पेट्रोल ऑलरेडी चल रहा था, ऐसा? हाँ चल रहा था, बट हम उस एक साल में नहीं पहुंचा था मैं, अभी जी। नहीं पहुंचे थे। ओके। किसी वाया किसी के थ्रू एक साल के बाद, वो एक साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ एक साल में क्राइम पेट्रोल तक तो हम पहुंचे भी नहीं। अच्छा। भाई हम एड के ऑडिशन देते रहते थे, सीरियल के देते, फिल्मों का तो कुछ पता ही नहीं था कि फिल्म नाम की दुनिया भी कोई है, क्योंकि ऐसा लगता था इन लोगों से कैसे मिले यार, यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी तो जी करते कराते क्राइम पेट्रोल ने हमें सहारा दिया, देन उससे रोजी रोटी चलने लगी एटलीस्ट, जी कि एक स्टोरी कर लेते थे, 2 स्टोरी महीने की कर लेते थे। तो उन लोगों ने स्वीकारा, क्योंकि हम ट्रेंड एक्टर थे, थिएटर के एक्टर थे। जी तो वहां क्या होता, आपको बहुत किट करना है, वहां समय नहीं है। 3 दिन में हम एक स्टोरी खत्म करते हैं और इतनी लोकेशंस होती है, तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है हर एक्टर को करना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ बहुत जल्दी करना है, और वहां ट्रेन एक्टर ही कामयाब है, अदरवाइज कोई कामयाब नहीं। जी। बहुत बढ़िया। तो 6-7 साल बहुत उसने पहचान भी दी और हमारा घर भी चलाया। लेकिन करते करते मुझे 1 साल के बाद मेरे एक साथ में सीनियर रहते थे, उन्होंने कहा यार मैं तेरे को एक बंदे से मिलाता हूँ। मैंने कहा मिलाओ भाई। तो वो मेरे को साथ लेके गए एक ऑफिस, राकेश ओम प्रकाश मेहरा का ऑफिस, जिन्होंने रंग दे बसंती और दिल्ली 6 और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, मिल्खा सिंह बनाई है, तो मिल्खा बाग बनाई है। तो उनके ऑफिस लेके गए, तो वहां पे एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, उस टाइम पे वो इतने फेमस नहीं, आज बहुत बड़ा नाम है, मुकेश छाबड़ा भाई। तो उनके ऑफिस लेके गए और वहां पे मेरे को मिलवाया, तो थोड़ी सी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, मिलना जुलना हो गया। जी तो उन्होंने कहा यार तू मेरी हेल्प करेगा रोज ऑडिशन लेने में। मैंने कहा हाँ मैं कर दिया करूंगा, कि यार मेरे पास ना असिस्टेंट कम है, तो क्यूज वगैरह दे दिया कर, फिर तेरा हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, एक्टर कोई ऑडिशन दे रहा है उसको क्यू दे देगा। जी तो मैं 2-3 दिन उनके साथ जाने लगा। तो करते कराते किसी ने बोला कि यार ओमपुरी जी का एक वर्जन है, यंग दिखाना है फिल्म के अंदर, तो एक एक्टर चाहिए। जी तो मेरे एक और सीनियर है, उनसे पूछ रहे थे मुकेश भाई, तो उसने बोला यार तुम्हारे बाजू में रोज क्यों दे रहा है और तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। तो यस, तो उन्होंने मुझे फिर टच किया यंग ओमपुरी के लिए। फिल्म थी 3 से भाई, जी। और उसमें मैंने यंग ओमपुरी किया और वो बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर उसके बाद बजरंगी भाईजान मिली और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया कि चीजें आप उस सर्कल में धीरे धीरे चले गए। जी और चलते 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 वेब सीरीज में मैं जब आया तो फिर और चीजें बड़ी हो गई, बिकॉज मैंने मिर्जापुर की, अच्छा जी और मिर्जापुर में बहुत छोटा रोल था, 3-4 सीन थे, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल थे, जी रतिशंकर शुक्ला। तो जिस किसी ने भी देखा वो, जब मैं सेट पे गया जी और जो डायरेक्टर थे, तो मैंने एक छोटा सा उसमें एक चेंज ओवर होता है, एक्टिंग में बोलते हैं कि चेंज ओवर, एक्सप्रेशन का चेंज, जी तो वो 1 सेकंड का था कि वो स्टेज पे अनाउंसमेंट करते और मुझे गद्दी नहीं देते, ऐसा कुछ था। हाँ जी तो डायरेक्टर मेरे पास आया, कहते यार वेस्ट कर दिया तुझे। मैंने कहा सर वेस्ट मतलब? कहते यार छोटा रोल दे दिया, कुछ अच्छा करते। मैंने कहा सर पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरा यही होता है, आगे कर लेंगे सर। सही बात है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा आगे कर लेंगे सर। कहते लेकिन ये बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। एक्सेल का वो शो था मिर्जापुर। बहुत बढ़िया। 1 महीने बाद जैसे ही वो शो खत्म किया मैंने, 1 महीने बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट बुला के इनसाइड एज किया। मैंने इनसाइड एज किया, बहुत लंबा कैरेक्टर था उसमें। जी। तो इस तरह से चीजें फिर होती चली जाती है अगर आप अपना काम जानते हैं। एग्जैक्टली जी। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छे से बताया आपने सुनील जी। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और जो अभी सपने देख रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ जाएं, जब आपने बताया कि एक ही बंदे के पास आप 1 साल तक जा रहे थे और वो डेट 10 ये दिन एक 15 बताया दिन, मैंने आपको ये ऐसे और एक बताया मैंने आपको, लेकिन ऐसी लाइन है। उस टाइम पे उनका कैसा व्यवहार होता था और आप
क्या सोच कर जाते थे और जब आप वापस आते थे तो क्या कुछ दिमाग में चलता था कि मतलब इतने सपने थे मेरे कि आज जाऊंगा तो शायद कोई रोल मिलेगा, शायद कुछ बात करेंगे वो मेरे से, लेकिन वो फिर से अगली तारीख दे देते थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो शर्मिला जी, वहाँ- एक चीज, सॉरी, मैं आपके इसके सवाल के साथ ऐड करूंगी। ये तो है ही कि जो स्ट्रगल था कैसा रहा, है ना, आप जो बता रहे हैं, उनका कैसा व्यवहार रहता था वो भी। लेकिन मैं ये भी चाहूंगी सुनील जी, अब जो अपकमिंग जितने भी हमारे कलाकार हैं या ये वो बच्चे जो एक्टिंग फील्ड को अपनाना चाहते हैं, आप ये भी साथ में बताइए कि वो मेंटली प्रिपेयर होके आए कि इस तरह की सिचुएशन अगर फेस करनी पड़े तो उस जद्दोजहद से आपने कैसे उभरना है, क्या मेन फोकस करना है, ये भी जरूर आप ऐड कीजिएगा प्लीज। जी देखिए, ये इस फील्ड में रिजेक्शन बहुत है, एवरीडे रिजेक्शन है, एवरी डे। मतलब कभी कभी होता है कि आपने कोई स्टडी कर ली, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आप 10 इंटरव्यू दे लोगे लाइफ में, 15 दे लोगे, 20 दे लोगे, बिल्कुल। बट यहाँ 365 डे रिजेक्शन है, एवरीडे रिजेक्शन है। यू हैव टू प्रिपेयर। जी उसके लिए आपको इतना स्ट्रांगली मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप जाते थे, व्यवहार कैसा रहता था, वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सही होंगे, क्योंकि हजारों एक्टरों से जो एवरीडे मिल रहे हैं, तो उन्हें लगता होगा कि यार इतना समय मेरे पास इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, तो हम भीड़ है उनके लिए। उस भीड़ में से कब आप उनके लायक बनते हो, वो आपकी जद्दोजहद है, वो आपकी जर्नी है, और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं। मुकेश भाई मिले ना मुझे, या और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरा दोस्त है कास्टिंग वाले, लेकिन आपको ना थोड़ा सा उनको अपने बिलीव में लेना पड़ेगा कि यार यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा एवरी डे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू चल गया। हो सकता है कई लोगों का ऐसा हो जाता है, आज गया, आज ही कुछ टेस्ट किया और वो कल स्टार बन गया। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो मतलब सडनली 2-3 महीनों में उनका सब वर्कआउट हो गया और चीजें। तो वो सब टाइमिंग है लाइफ की कि आप सही जगह पे कैसे कब पहुंचते हैं, बट वो टाइमिंग आपको पता नहीं, आपको नहीं पता कि वो कब क्या होने वाला। दूसरा, जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, एक तो पहली चीज की ट्रेन होके आए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, वो आपका एक ही चांस है, आपको दूसरा कभी आई डोंट थिंक सो कि वो कास्टिंग डायरेक्टर देगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वहां ट्रेनिंग काम आती है। वहां ट्रेनिंग ये काम आती है कि ट्रेनिंग आपको हर तरह से प्रिपेयर करती है कि यार हर सिचुएशन में आपको कैसे परफॉर्म करना है। हो सकता है वहां गए और उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया आपके साथ, लेकिन अब आपको परफॉर्म भी करना है, तो वो ट्रेनिंग काम आती है कि वहां उस सिचुएशन में अब आपको कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, फिर भी आपको अच्छा परफॉर्म करके निकल जाना है। तो उस लेवल तक आप प्रिपेयर होने चाहिए। और मेंटली तो बहुत जरूरी है, बिकॉज चाहे आप कितने ही बड़े स्टार बन जाओ, चाहे आप कुछ, ये जो स्ट्रेस है इस फील्ड का, वो कभी नहीं जा सकता। तो इसलिए अपनी जिंदगी जीना न छोड़े, एवरीडे जिंदगी जिए, क्योंकि इसमें बहुत मतलब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एवरीडे आपको ये रहता है अरे यार। लेकिन ना इस रिजेक्शन को अब आप ये समझ लो कि रिजेक्शन से ही एक दिन आपका वो चीज फाइनल होएगी, उसको बहुत दिल पे मत लो, क्योंकि एटलीस्ट रिजेक्ट हो रहे हो, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, वहां तक पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है। कि समझ सकते हो आप बात। पहली जर्नी तो ये है कि रिजेक्ट होने लायक तो बनो, कि मतलब कोई जाए और उसको नहीं समझ आया, उसने मना कर दिया, वो ये बोल दे कि आपको यार नेक्स्ट में ट्राई करूंगा, कुछ इतना भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ट्रेनिंग लेकर आए और हो सके तो अच्छे सर्कल में रहे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप फ्री हो। इस शहर की अपना रौनक है, मजा है, एंजॉयमेंट है, यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है, आप फैमिली से दूर हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एक अच्छे हेल्दी सर्कल में रहे, जहाँ किसी तरह की नेगेटिव बातें ना। हमें हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था, हम 3 दोस्त, हमारा जो एक बॉन्डिंग था वो ये आज भी है, क्योंकि वो स्ट्रगल टाइम आप लोगों ने एक साथ निकाला है, इसीलिए बिल्कुल एक साथ निकाला। और वही बातें, वही मस्ती, अगर कोई दूसरा परेशान है तो उसको दूसरे ने संभाल लिया, या उसने उसको संभाल लिया। जैसे बहुत बार आते थे, घर पहुंचना मुश्किल हो जाता था, यार आज ऑडिशन, ये इस बंदे ने बोला था ऑडिशन करूंगा और आज इसने फिर मना कर दिया, और जैसे ही मतलब आपको घर पहुंचना मुश्किल हो जाता था। बट उसमें ये होता था कि फिर वो घर पहुंचकर एक दूसरे को कोशिश करते थे बूस्टअप करने की, चल यार नेक्स्ट डे देखेंगे, चल यार नेक्स्ट डे देखेंगे। और जब आपको कोई काम मिलना शुरू हो जाता है, फिर आप खुद ही पॉजिटिव हो जाते हो। बट जब नहीं मिल रहा है
सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में आप काम करते हो साल में 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, आप फ्री बैठते हो 200 दिन, 150 दिन। सही तो वो जो 150-200 दिन है, वहां आप अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ, पॉजिटिव रहो, क्योंकि वहीं से आप पॉलिश होना शुरू होते हो। बहुत वो जो खाली समय है उससे में आप पॉलिश होगे। बहुत जी। बहुत तो सही पते इसलिए- की बात बताई आपने। जी। अभी हमारे साथ जुड़ हाँ। चुके हैं फिर से राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, आपका फिर से स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी नमस्कार शर्मिला जी, और मैडम जी को भी नमस्कार जी, नमस्कार। और सुनील सर को भी नमस्कार जी। सबकी तरफ से नमस्ते सर। नमस्कार आपको सवाल जी। बताएं। जी बिल्कुल, आपकी बातें सुन के बार बार मन करता है कोई ना कोई सवाल लेके आते हैं हम ढूंढ के जी। जी मेरा सवाल है सर, जैसे आप हिसार से हो, हरियाणा से हो सर? हिसार से? हाँ जी है, हरियाणा से। जी, हमारे हरियाणा के एक बहुत ही फेमस कलाकार हुए हैं सतीश कौशिक साहब। वो हाँ जी, जानता हूँ। हीरो भी रहे हैं, डायरेक्टर भी, और बहुत ही कलाकार के कॉमेडियन रहे हैं। मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं सर। तो क्या कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला सर आपको, सतीश कौशिक जी के साथ? नहीं, उनके साथ ऐसा कोई मुझे मौका नहीं मिला है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। मैंने फिल्म की है लाहौर, जो बंटवारा के नाम से अभी आ रही है, बंटवारा 1947, सनी देओल की फिल्म है। जी। तो राजकुमार जी आप सुनिएगा रेडियो राजकुमार पे जी ना? के लिए स्पेशल, राजकुमार जी के लिए जो जानना चाहते हैं कि अगर हम छोटी जगहों से उठकर जो लोग आते हैं और इस तरह की जगहों पर पहुंच जाते हैं जी तो हमें कैसा फील होता है, आई थिंक वो ये सब जानना चाहते हैं। जी। तो मेरा एक्सपीरियंस भी जानना चाहते होंगे। तो मैंने अभी फिल्म की है बंटवारा 1947, सनी देओल की फिल्म है, 14 अगस्त को भी रिलीज होगी। बहुत तो हाँ, मैंने पूरे 37 दिन सनी देओल के साथ, सर के साथ बिताए, और सेट पे हम साथ रहते थे। तो जब पहले दिन पहुंचे तो, क्योंकि वो लेजेंड है और हम उनको देख के ही बड़े हुए, और हम सब चाहते हैं कि उनसे मिलना, बात करना और एक्सपीरियंस शेयर करना। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बस, और उस दिन मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इससे पहले भी मैंने रणबीर कपूर और काफी लोगों के साथ काम किया है, बट ये बहुत पुराने एक्टर थे, तो मुझे लगा कि यहाँ तक पहुंच गए यार फाइनली। मुझे ये फील आया अंदर से जी। यार, मतलब मुझे लगा कि इनके साथ बैठे हैं तो मतलब ठीक है यार, ठीक ही जगह है। बहुत तो सनी जी बैठे थे और हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके बात करें, कैसे करें। तो ऐसे ही हिम्मत जुटा के हमने कहा सर, हम 2-3 लोग थे एक्टर उनके साथ ही है फिल्म में। हमने कहा सर बैठ जाए। वो बैठो, वो जैसे मतलब जो बच्चों को करते वैसे बिहेव किया, बैठो बच्चों बैठो। तो बैठ गए हम, और मैं आपको बताऊं, इतने हम्बल है वो, इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं। उन्होंने हमें ऐसे अपनाया कि जैसे कोई घर का बुजुर्ग आदमी होता है ना, मतलब वो फीलिंग आई कि हमारे फादर साहब बैठ के हमारे साथ, या कोई बुजुर्ग आदमी बैठ के बात करता है, ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ बैठ के बातें की, हमें समझाया और बहुत सारी चीजें शेयर की। और इतना मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं या इतने बड़े एक्टर हैं। तो उसके बाद तो 37 दिन मैंने उनके साथ बिताए। हम एवरीडे मिलते थे, हंसी मजाक मस्ती, तो बहुत अच्छा ये फील हुआ। आई डोंट नो फिल्म में क्या निकल कर आएगा रोल, वो अभी देखते हैं, क्योंकि एडिट पे बहुत डिपेंड करता है। बट मेरे लिए सबसे, और आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, आमिर खान सर भी सेट पे आते थे, उनसे भी हाई हेलो होती थी। तो मेरे लिए ये था कि यार जर्नी बहुत लंबी रही है, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ तो पहुंच गए यार, बहुत खूबसूरत इन लोगों के बीच में है और अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो राजकुमार जी सुना, मतलब संघर्ष करते रहो, कभी ना कभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, और शायद मंजिल जो सोची भी ना हो वहां तक भी आप पहुंच जाओ। थैंक यू राजकुमार जी, अच्छे सवाल किए आपने और काफ़ी कुछ जान पाए सुनील जी से। सुनील जी बहुत ही अच्छे से आप बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो एक आपके मन में झिझक थी है ना, वो आपकी खत्म हो गई थोड़ी सी देर बात करने के बाद में, जैसे आपने कहा। और बड़े बड़े जब झिझक पता है क्या है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं रहता कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये रहता है कि यार
इतने बड़े स्टार डिस्टर्ब करना किसी को, हाँ इतने वो अपने काम कर रहे हैं सबके, तो मेरे को ज्यादातर ये ज्यादा रहता है कि यार किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बट फिर ठीक है, उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, अच्छे से बात करते हैं। जी जी जी, चलिए ठीक है। मैं सुनील जी, मेरा अगला एक सवाल रहेगा क्विकली, क्योंकि टाइम काफी बढ़ता जा रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जी रोकूंगी बीच में क्योंकि प्रकाश जी जुड़े हमारे साथ में। हेलो जी नमस्ते शर्मिला जी, और मैडम जी को नमस्ते, और सुनील जी को भी हमारा प्यारा भरा नमस्कार है। नमस्कार प्रकाश सबकी जी। तरफ से नमस्ते प्रकाश। तो ये राजकुमार जी की बात सुन रहा था मैं खाली के, जैसे सतीश कौशिक का नाम बताया ना इन्होंने, ये सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ जिले के थे, मेरे गांव के पास के धड़ौंदा गांव है, खेड़ी तलवाना खेड़ी तलवाना है, और मेरे बागोट पड़ता है ना जी, इसके पास पड़ता है, धड़ौंदा गांव पड़ता है, धड़ौंदा, वहाँ के थे सतीश कौशिक जी। हाँ जी मुझे भी याद आया अभी। जी जी जी, धन्यवाद ये न्यूज़ देने के लिए, ये आपने अपडेट किया। जुड़े रहिएगा प्रकाश जी। मेरा अगला सवाल सुनील जी आपसे ये है कि जिस तरह से अब हम गांव की बात कर रहे हैं, आप खबरा कला गांव से हैं, क्या कभी आप वहाँ की जी, तो वहाँ से उन जगह की या कोई ऐसी याद जुड़ी हुई, आप अभी भी उस जगह को मिस करते हैं या जाते रहते हैं, या कुछ उस बारे में बताइए। मेरा मतलब बचपन की छुट्टियां जो भी है, वेकेशन सारी गांव में ही बीतती थी जी। और मैं पूरा खेती बाड़ी वाला बंदा था, मतलब मैं सब काम करता था खेतों के, जो भी काम होता है, कटाई का, बुआई का, या कपास चुगना, या सरसों काटना, या कुछ भी काम, खोदी निकालना और पानी लगाना, मैं सारे काम, जब भी मेरे को छुट्टी होती थी, सैटरडे या संडे, जो भी समय मिलता था या समर वेकेशन होता था, मैं गांव में ही रहता था +2 तक, जब तक मेरा थिएटर का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शुरू नहीं हुआ। मैंने मेरा बहुत मतलब ज्यादातर समय मैंने गांव में ही गुजारा है, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने वो समय गुजारा, क्योंकि एज एन एक्टर मेरे एक्सपीरियंस मेरे वो बहुत काम आते हैं। और मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ बहुत ज्यादा उस धरती को, और मैं जब भी जाता हूँ हिसार, तो मैं गाँव में तो जरूर जाता ही जाता हूँ, खेत में जाता ही जाता हूँ, तो उससे जुड़ाव मेरा एज इट इज ही है। दूर हो गए, समय कम लगता है, लेकिन धरती को नहीं बोल सकता मैं। बहुत अच्छी बात है। तो सुनील जी, जब गांव जाते होंगे तो एक खलबली मच जाती होगी लोगों की कि सुनील आए हैं, चलो मिल लेते हैं, तो ऐसा कोई खास कि जब आप जाते हैं गांव में तो उनसे जरूर मिल के आते हैं? तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो उनके लिए तो उनका बच्चा ही हो, सबके लिए उन्होंने बड़ा होते हुए मुझे देखा है, और जब शुरू में आए थे, अच्छा मतलब काम कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा फील होता था आस पड़ोस में और में सब लोगों को, तभी उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उनका बच्चा हूँ मैं, तो उनको ऐसा कुछ मुझे शो करने की, या वो ठीक है मिलना, मैं खुद मिलता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, और मैं उसी अदब से मिलता हूँ जैसे मैं पहले मिलता था, वही रिस्पेक्ट है, वही सब कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ताऊ जी अब तो नहीं रहे, लेकिन गाँव में रहते थे, बहुत प्राउड फील करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे कि मेरा बेटा वहाँ पे ये करता है वो करता है। तो जब वो बातें करते थे ना, और मैं कभी बैठकर सुनता था, मुझे वही बहुत अच्छा लगता था कि यार कितने प्राउडली ये बता रहे हैं। तो ठीक है यार, क्या होता है कि हम लोग ना आंकते हैं सक्सेस को कि इतना बड़ा बन गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके पास इतना पैसा, लेकिन आप छोटे छोटे मोमेंट्स को देखते हो ना, आप फील करते हो कि नहीं यार, सही जर्नी में हो, सही दुनिया में हो, क्योंकि देखो लोग कितना खुश होते हैं छोटे छोटे आपकी अचीवमेंट से। जी, तो यानी अपने पेरेंट्स को आप जब देखते हैं कि वो सीना चौड़ा करके आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, तो आप भी अंदर अंदर खुश हो जाते हैं। डेफिनेटली, अभी जैसे मैं सनी सर से मिला और मैंने फोटो भेजी पापा को, तो वो सबको भेज रहे हैं, गांव में भेज रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फील करते होंगे, क्योंकि हमारे उधर वालों को आदत नहीं है ज्यादा दिखाने की, शो नहीं करते हैं वो, लेकिन वो अंदर तो बहुत फील करते होंगे कि यार ठीक है, बच्चा वहां तक पहुंच गया, और तो बताते हैं सबको, सनी के साथ फिल्म आ रही है, सनी के साथ फिल्म आ रही है। जी, एक क्विकली मुझे एक तो चीज का आप जवाब कर रहे हैं, जवाब एक और दीजिए प्लीज क्विकली, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। आपका बॉलीवुड में आने से आपकी लाइफ में आपको ऐसा मेजर चेंज क्या लगता है? अगर आप पीछे झांक के देखें तो आपके किरदार में या आपकी अहम जिंदगी में आप किस तरह के व्यक्ति थे, और अब आपको क्या लगता है ये बॉलीवुड में आने से मेरे में चेंज आया, ये बताइए प्लीज। आप बहुत मैच्योर हो जाते, आपकी समझ बहुत धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं,
एक तरह की जिंदगी नहीं जी रहे, क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट में हमारे जैसे 200-300 लोगों का क्रू होता है हर सेट पे, फिल्म्स में या वेब सीरीज में। जी तो आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनकी समझ को समझने की कोशिश करते हैं, उनके व्यवहार को, तो उस तरह से आप भी इवॉल्व होते हैं। आप भी समझना मतलब शुरू हो जाते हैं कि यार हाँ चेंजेस आ रहे हैं, और आप मतलब इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, आपकी समझ भी चेंज होती है। और छोटे शहरों से आते हो तो आप, मुंबई का अपना एक चार्म है और एक अपनी फ्रीडम है, तो यहाँ आके आपको अच्छा भी लगता है कि यार कितनी फ्रीडम है और कितना एंजॉयमेंट है, छोटी छोटी चीजों के लेकर कोई क्रिब नहीं करता है, कोई किसी को टोकता नहीं है। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैं अभी मेरी फैमिली को दे पा रहा हूँ, क्योंकि अपने उधर वहाँ ना बहुत सारी चीजों के लिए टोका टोकाई उस तरह की फ्रीडम्स नहीं है वुमेन्स को लेके, या बहुत कुछ मतलब बहुत फर्क है। यहाँ पर आओगे तो आप काफी फर्क आ जाता है। जी काफी फर्क है, क्योंकि ना यहाँ हर आदमी को काम से मतलब है, फालतू की चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं है। तो वो एक सोच ये हुई है कि यार आजादी तो सबको चाहिए यार, और देनी भी चाहिए। तो मुझे मतलब इतने सालों में मैं इवॉल्व हुआ इसी चीज को लेकर हुआ हूँ कि यार शहर में ये मतलब शहर में ही इस हवा में ही बहुत कुछ है। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया सुनील जी आपने। दोस्तों आप सुनिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर की जादूगर। अभी 11:46 हो चुके हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, आज 25 जून 2026। ममता जी का कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं। मेरे पास तो लिस्ट बहुत बड़ी है और समय निकल गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इसको कवर अप करें। और मैंने तो पूछे नहीं है, मैंने तो पूछे ही नहीं है मौका ही नहीं मिला, इतना कुछ है जानने के लिए। पर अंत में सुनील जी, मैं सिर्फ आपके लिए अगेन मैंने 2 लाइनें लिखी थी, हालांकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। हाँ जरूर बताइएगा। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से ये सवाल मन में घूम रहा है। सुनील जी, कोई ऐसा अभिनेता या डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, आपकी दिले तमन्ना है कि मतलब कम से कम मैं यहाँ तक तो जरूर पहुँचूँ, उनके साथ जरूर काम करूँ? डायरेक्टर में तो लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी हाल फिलहाल लगता है कि राजकुमार हिरानी बचे हुए हैं, जिनके साथ लगता है कि यार मुझे मतलब लगता है कि करना चाहिए मुझे काम जी। और मैं चाहता भी हूँ उनके साथ काम करना। चलिए हम दुआ करेंगे कि आप जल्दी से पहुंच जाए वहाँ तक। पूरी हो। और एक्टर नहीं रहे जिनके साथ करना चाहता था, इरफान साहब, उनके साथ बड़ी दिली तमन्ना थी काम करने की, वो तो रहे नहीं। बाकी तो जो झोली में आता चला जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि पता है क्या, हम जब यहाँ काम करने लगते हैं ना, तो ये अब हमारे लिए काम है। वो उस तरह से हमारा ना मेंटली वो नहीं रहता कि हाय उसके साथ करना, हाय उसके साथ, क्योंकि हम सब ना एक जॉब कर रहे हैं, तो ये हमारा काम है, हम करके घर आ जाते हैं। तो वो चार्म शुरू में बहुत रहता है जब आप मुंबई में आते हैं, बट वो धीरे धीरे आप ये सोचते हो कि अब जो मैं करना चाहता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो स्टार कौन है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैरेक्टर मैं करने जा रहा हूँ उसमें कितना दम है, या मैं क्या कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो कुछ एक लोग थे, इरफान साहब थे जो नहीं रहे, बाकी तो एंडलेस है। बच्चन साहब है, अगर मौका मिल जाए तो बस हम दुआ करेंगे आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो। बिल्कुल जी। सो एक सिर्फ 2 लाइनें, माफ़ी अगर किसी को उसमें कुछ लगे कि ये एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी मैं सुनाना चाहूँगी। चेहरे पर किरदारों के कितने रंग सजाता है, एक सच्चा अभिनेता हर दिल में घर बनाता है। थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपने इतना समय दिया हमें, और हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि कभी भी ऐसा दोबारा मौका मिले तो हमें ज़रूर आप याद कीजिएगा। जी सुनील जी, जैसे ममता जी ने कहा है ना, बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे मन में भी कि आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, है ना। एक स्टेज पे जाने के बाद में कितना कुछ बदलाव आता है, और क्या वो डायलॉग्स भी चेंज हो जाते हैं, तो इतने सारे सवाल अभी मन में हैं। तो चाहेंगे कि कभी फिर से आपको थोड़ा टाइम मिले तो हमारे लिए ज़रूर समय निकालिएगा, और फिर से हम एक और प्रोग्राम करते हैं आपके साथ में, जिसमें शायद हम भी बहुत कुछ सीख पाएँ, और जो हमारे रेडियो सुनने वाले श्रोता हैं, जो अभी वो युवा हैं जो चाहते हैं आपकी तरह एक्टिंग बाजी करना, तो वो भी बहुत कुछ जान पाएँ। जी धन्यवाद। आप जब भी कहेंगे हम हाजिर हैं।
हाँ जी जी, जी, थैंक यू धन्यवाद। सुनील जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हुनर के जादूगर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो ज़रूर आप अपना फीडबैक या अपना सुझाव हमें भेजिएगा। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। थैंक यू ममता जी आने के लिए, सुनील जी से कनेक्ट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे आप भी किसी हुनरबाज को जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।